नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए साथियों, आपका स्वागत है अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी दास्तान, वो भी मेरी ही जुबानी। मैं अंधकार का राज आज आपके सामने एक ऐसी घटना पेश करने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अक्सर आप सबका दूसरे शहरों में आना जाना होता ही रहता होगा और कभी कभी आधी रात को अर्जेंट काम पड़ जाए तो निकलना भी पड़ता है। खासकर मेट्रो शहरों में रहने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ऐसे ही एक इंसान थे जो भले ही दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उनका काम मुंबई और नासिक के बीच चलता रहता था। एक बार अचानक अर्जेंट मीटिंग के लिए उन्हें नासिक से मुंबई जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और आधी रात में बस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कोशिश की थी कि ट्रेन पकड़ लें, मगर देर हो जाने की वजह से उन्हें ट्रेन नहीं मिली। मजबूरी में वे बस स्टैंड पहुंचे, मगर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला और वे उलझन में पड़ गए। तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि ये घटना मुझे सीधे उस इंसान ने नहीं बताई, क्योंकि वह इस हादसे में जिंदा ही नहीं बच पाया था। उसने किसी और की जान बचाते बचाते अपनी खुद की कुर्बानी दे दी, मगर जिसकी जान उसने बचाई वही शख्स हमें इस पूरी कहानी तक ले आया। और वह दूसरा इंसान भी उसी की तरह भटक रहा था, उसी जाल में फंस गया था। यह घटना उन सब के लिए सबक है जो अक्सर रात में सफ़र करते हैं और अनजानी जगहों पर फंस जाते हैं। जब हम नए शहरों में होते हैं तो न हमें वहाँ की बसें ट्रेन पहचान में आती हैं और न ही रास्ते पता होते हैं। ऐसे में अगर अचानक कोई अनहोनी हो जाए तो समझ नहीं आता क्या करें। चाहे जितनी सावधानी बरत लें, लेकिन छलावा ऐसी चीज है कि आदमी को पूरी तरह से धोखे में डाल देता है। जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ उन दोनों के साथ। तो चलिए जानते हैं उनकी आप बीती। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं, अगर अब तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। NH3 जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, उसी पर पड़ता है इगतपुरी का एक बस स्टैंड। शरद पूर्णिमा की रात को वहां सन्नाटा पसरा था। रात 9 बजे तक कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे भी कहीं छिप गए। दिल्ली का रहने वाला रोहित नाम का एक नौजवान, जो पिछले 3 महीनों से नासिक में नौकरी कर रहा था, काम की वजह से 2 दिन से इगतपुरी में ठहरा हुआ था। लेकिन उसी रात उसे अर्जेंट काम से मुंबई निकलना पड़ा। उसके दोस्त बबलू ने बताया था कि रात 8 बजे की बस मुंबई जाती है। वैसे बबलू ने उसे ट्रेन से जाने को कहा था, लेकिन जब तक रोहित स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकल चुकी थी। ऊपर से रात भी गहराने लगी थी। ऐसे वक्त में पैसेंजर ट्रेनों में चोर उचक्कों का मिलना आम बात थी और पिछले दिनों चोरी की घटनाएं और बढ़ गई थीं। रोहित के पास काफी कैश भी था, इसलिए उसने रिस्क नहीं लिया और बस से जाने का फैसला किया। मगर ट्रैफिक की वजह से वह लेट हो गया और जब बस स्टैंड पहुंचा तो बस निकल चुकी थी। उसने आसपास लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। स्टेशन खाली हो चुका था, बस काउंटर बंद थे, यात्री कहीं दिख नहीं रहे थे। सिर्फ कुछ कुत्तों की भौंक सुनाई देती थी जो उसके मन में डर बढ़ा रही थी। इंसानों की आवाजाही पूरी तरह थम चुकी थी। रोहित उलझन में था कि अब स्टेशन लौट जाए और ट्रेन पकड़ ले, या यहीं इंतजार करे कि नासिक से कोई बस आ जाए। वह करीब 15-20 मिनट वहीं खड़ा रहा, फिर स्टेशन की ओर चल पड़ा। बस स्टैंड से करीब 15 से 20 कदम चला ही था कि बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि शायद कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाए, मगर अफसोस कोई नहीं दिखा। उसने पैदल ही स्टेशन जाने का सोचा। बैग में कैश था, इसलिए हर आहट पर उसे डर लग रहा था। जब भी चारों ओर देखता, कुछ नजर नहीं आता। वह चलता रहा। उम्मीद थी कि रास्ते में कोई ऑटो मिल जाएगा, मगर किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी। काफी दूर आने के बाद भी उसे कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिला। तभी उस सुनसान सड़क पर उसे एक लड़की दिखी। उसके हाथ में हैंडबैग था और वह भी ऐसे चल रही थी जैसे ऑटो का इंतजार कर रही हो। उसे देखकर रोहित के अंदर थोड़ी हिम्मत आई। उसने सोचा पास जाकर बात करें।
हालांकि मन में डर भी था कि कहीं लड़की उसे देखकर घबरा ना जाए, लेकिन उस वक्त वह अपने लिए ही ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके पास पैसा था। उसने हिम्मत करके लड़की के पास जाकर कहा, अरे सुनो मैडम। लड़की ने पलट कर देखा। उसकी आंखें भूरी थीं और चेहरा दूध सा गोरा था। गले से दुपट्टा लपेटे हुए वह ऐसी लग रही थी जैसे खुदा ने फुर्सत में उसे बनाया हो। रोहित बस उसे देखता ही रह गया। फिर अगले ही पल उसने नजरें हटाईं और बोला, मैडम, यहां कोई ऑटो या रिक्शा नहीं चलता क्या? लड़की हल्की सी मुस्कुराई और बोली, चलते तो बहुत हैं। रोहित ने कहा, लेकिन मैं पिछले 15-20 मिनट से लगातार चल रहा हूं। मुझे एक भी ऑटो या रिक्शा नहीं मिला, न ही लिफ्ट देने को कोई बाइक या कार दिखाई दी। मुझे स्टेशन तक जाना है ताकि मुंबई पहुंच सकूं। वैसे मैं बस का इंतजार कर रहा था, पर पता चला कि आखिरी बस तो रात 8 बजे ही निकल चुकी थी। अब कोई दूसरी बस नहीं है। इगतपुरी का बस स्टैंड पूरी तरह से खाली हो चुका है। लड़की ने अपने बाल कानों के पीछे सरकाते हुए कहा, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको बस से मुंबई जाना है ना? रोहित बोला, हाँ। लड़की ने कहा, मुझे पता है इस समय बस कहां से मिलेगी, चलो मेरे साथ। अब रोहित मासूम सा लड़का था, भला उस लड़की पर शक कैसे करता? इसीलिए वह चुपचाप उसके पीछे हो लिया। लड़की सड़क के किनारे किनारे चलते चलते उसे एक कच्चे रास्ते की ओर ले गई। तब रोहित के दिल में हल्का डर समा गया। उसने घबरा कर पूछा, अरे तुम कहां जा रही हो? यह तो कच्चा रास्ता है, शायद जंगल की तरफ जाता है। लड़की बोली, नहीं, मैं तुम्हें एक और बस स्टैंड ले जा रही हूं। यहां से लोकल बसें निकलती हैं जो तुम्हें मुंबई तक पहुंचा सकती हैं। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंचा ही देंगी। रोहित ने भरोसा कर लिया और उसके साथ कुछ कदम आगे बढ़ा। तभी उसे एक पुराना टूटा फूटा खंडहर जैसा बस स्टैंड दिखाई दिया। वहां कुछ बेंच पड़ी थीं और ऊपर जर्जर टीन का शेड था। पास ही एक जर्जर सा काउंटर खड़ा था जिसकी खिड़की पर अब कोई जंगला तक नहीं था। पूरे इलाके में घुप अंधेरा फैला हुआ था। उस बस स्टैंड को देखते ही रोहित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कुछ देर के लिए उसकी सांसें अटक गईं और वह कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। लड़की ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम यहां बैठो, मैं टिकट लेकर आती हूं। इतना कहकर वह चुपचाप टिकट काउंटर की ओर चली गई। काउंटर के उस पार बस अंधेरा ही अंधेरा था। रोहित काफी दूरी पर बैठा था, इसलिए अंदर कुछ देख नहीं पा रहा था। हालांकि उसने कोशिश की कि झांक सके, मगर अंदर का कोई नजारा साफ नहीं हुआ। जल्द ही लड़की लौट आई और उसके पास बेंच पर बैठ गई। रोहित ने पूछा, तो टिकट ले ली? लड़की बोली, हाँ, मेरे पास है, तुम बेफिक्र रहो। रोहित ने कहा, क्या मैं टिकट देख सकता हूं? उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके कानों में अचानक बस के हॉर्न की तेज आवाज पड़ी। वह बुरी तरह चौंक गया और उछल पड़ा। लड़की ने उसे थामते हुए कहा, अरे क्या हुआ? डर क्यों गए? बस आ गई है। रोहित ने खुद को संभालते हुए बाल ठीक किए और बोला, नहीं, अचानक हॉर्न बजा तो घबरा गया। थोड़ी ही देर में बस हॉर्न बजाती हुई ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लड़की ने हाथ से इशारा किया कि रोहित बस पर चढ़ जाए। रोहित ने दाईं ओर देखा। उसे यह सब कुछ अजीब लगा। यह कैसा सुनसान बस स्टैंड था, यहां कोई इंसान नहीं, और वह खुद इतनी देर रात एक अनजान लड़की के साथ यहां चला आया। जैसे ही रोहित ने बस में कदम रखा, उसकी हैरानी और बढ़ गई। बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई भी यात्री नहीं था। उसके कदम जैसे जम से गए। तभी लड़की उसके पीछे आकर बोली, क्या हुआ रोहित? रुके क्यों हो? सीट पर बैठो। रोहित तुरंत चौंक पड़ा कि आखिर इस लड़की को उसका नाम कैसे पता। उसने तो अब तक अपना नाम बताया ही नहीं था। वह हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। लड़की फिर मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? बैठो, बस चलने वाली है। रोहित चुपचाप खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। लड़की भी बगल में आकर बैठ गई। दोनों के बैठते ही बस तुरंत स्टार्ट होकर चल पड़ी। रोहित को थोड़ी राहत मिली कि चलो, अब तो बस मिल ही गई। वह चैन की सांस ले ही रहा था कि लड़की ने कहा, रोहित, यह खिड़की बंद कर दो। अपना नाम सुनकर एक बार फिर उसका माथा ठनका।
और उसने पूछ ही लिया, सुनो, क्या मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था? मुझे याद नहीं कि हमारी कोई ऐसी बात हुई हो। तुम्हें कैसे पता चला? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे हाथ पर तुम्हारा नाम गुदा हुआ है। यह सुनते ही रोहित तुरंत अपनी कलाई पर नजर डालता है, फिर मन ही मन हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं भी कितना मूर्ख हूं, बेकार में डर गया। रोहित उस लड़की से पूछता है, अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम पूनम है। रोहित आगे पूछता है, और तुम्हें कहाँ जाना है? पूनम जवाब देती है, तुम्हारे साथ। यह सुनते ही रोहित अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, मेरे साथ? तभी पूनम हंसते हुए कहती है, मेरा मतलब तुम्हारे साथ मुंबई जाना है। मुंबई में ही मेरा घर है। रोहित राहत की सांस लेकर कहता है, अच्छा ऐसा कहो ना, वैसे ये बस इतनी खाली क्यों है? पूनम कहती है, इतनी रात को भला कौन सफर करता है? सिर्फ जरूरी कामकाज वाले ही निकलते हैं, और ये बस खास तौर पर उन्हीं के लिए चलती है। यह सुनकर रोहित के मन में फिर से खटका होता है कि आखिर ऐसी बस जिसके बारे में किसी को पता नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों चलती है जिन्हें अर्जेंट जाना होता है। वह पूनम की बात काटकर खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश करता है। तभी पूनम थोड़े गुस्से में कहती है, रोहित, यह खिड़की बंद क्यों नहीं करते? रोहित को फिर अजीब लगता है, लेकिन वह खिड़की बंद कर देता है। अगले ही पल रोहित की नजर बस की सभी खिड़कियों पर जाती है, जो पूरी तरह बंद थी। उमस भरे दिन चल रहे थे और बंद खिड़की से बस में और भी घुटन बढ़ गई थी। लेकिन बेचारा रोहित क्या करता? वह पूनम को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर में रोहित को अजीब सी जलन की बदबू आने लगी। उसने सोचा, यह जलने की बू कहां से आ रही है? खिड़की दरवाजे सब तो बंद हैं। वह पूनम से पूछता है, पूनम, तुम्हें जलने की बदबू नहीं आ रही? पूनम सहज होकर कहती है, यह बदबू तो आम है। रोहित हैरानी से पूछता है, क्या आम? लेकिन ऐसे कैसे? कोई चमड़ा जला रहा है क्या? मैं बाहर देखता हूं। इतना कहकर वह खिड़की खोलने ही वाला था कि तभी पूनम उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। अरे, ये क्या कर रहे हो? रोहित तुरंत खड़ा होकर कहता है, बाहर देखना चाहता हूं, आखिर जल क्या रहा है। दुर्गंध बढ़ती जा रही है। पूनम बोली, खिड़की खोलने पर बदबू और तेज हो जाएगी। खिड़की खोले बिना ही इतनी दुर्गंध है। रोहित हैरान परेशान बैठ गया। अब उसे सब कुछ बेहद अजीब लगने लगा था। उसके मन में शक गहरा हो चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। रोहित खुद को शांत रखने लगा ताकि पूनम का ध्यान उससे हट सके। फिर जैसे ही पूनम आंखें बंद कर सीट से टिकती है, रोहित अचानक फुर्ती दिखाकर खिड़की खोल देता है। बाहर जो नजारा दिखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। बस के बाहर सिर्फ आग ही आग थी। ऊंची ऊंची लपटें और चिंगारियां पटाखों की तरफ फूट रही थीं। रोहित अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। तभी अचानक उसे कंधे पर किसी हाथ की दबाव भरी पकड़ महसूस होती है, जैसे कोई जोर से कंधा दबा रहा हो। रोहित पीछे पलटता है तो देखता है कि पूनम भयानक रूप में खड़ी है। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। जली हुई खाल से मांस मोम की तरह टपक रहा था। रोहित जब बस में इधर उधर देखता है तो उसे कई लोग चीखते हुए नजर आते हैं। सब आग में झुलसे हुए थे। वे एक दूसरे पर गिरते पड़ते अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग दरवाजे पर खड़े होकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देख रोहित की चीख निकल जाती है। वह पूनम को धक्का देता है और दरवाजे की ओर भागता है। तभी अचानक कंडक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ झुलसा हुआ था और उसमें से आग निकल रही थी। कंडक्टर के हाथ लगते ही रोहित का हाथ भी झुलसने लगता है। यह देखकर वह झटके से हाथ छुड़ाकर अलग हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह था कि वह दरवाजा कैसे खोले, क्योंकि वहां पहले से 2-3 लोग गिरे हुए थे। तभी उसकी नजर पूनम पर जाती है, जो उसे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। लग रहा था जैसे उसे कोई दर्द नहीं और पूरी बस जलते लोगों की चीखों से कांप रही हो। रोहित घबरा कर कहता है, मुझे जाने दो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन जितनी बेबसी से रोहित बोलता, पूनम उतनी ही जोर से हंसती। तभी उसके कानों में ड्राइवर की हंसी भी गूंजती है और धीरे धीरे वे सब लोग जो अब तक दर्द से चिल्ला रहे थे, वे भी रोहित पर हंसने लगते हैं।
रोहित बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कैसे बचे। तभी अचानक उसकी नजर अपनी सीट वाली खिड़की पर जाती है। हिम्मत जुटाकर वह सीट पर लौटता है और पूनम को धक्का देकर अलग करता है। वह यह भी नहीं सोचता कि खिड़की से बाहर निकल पाएगा या नहीं। बस एक झटके में खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। वह जैसे ही बाहर गिरता है, लुढ़कता हुआ सड़क के किनारे जा पहुंचता है। उसकी नजर बस पर पड़ती है तो देखता है कि बस आग की लपटों में गिरी हुई तेज रफ्तार से भाग रही है। कुछ ही देर में वह बस उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। रोहित राहत की सांस लेता है और चारों ओर देखता है। खुद को एक सुनसान जंगली इलाके में पाता है। हालांकि वह घना जंगल नहीं था, लेकिन चारों ओर पेड़ पौधे जरूर थे। रोहित को समझ नहीं आता वह आखिर कहाँ आ गया है। वह चारों ओर देखता है तो सिर्फ ऊंचे पेड़ ही दिखते हैं। वह खुद को संभाल कर खड़ा होता है और रास्ता तलाशने की कोशिश करता है। तभी उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसके सामने वही टिकट काउंटर था जहां से पूनम ने टिकट खरीदी थी। वही बेंच भी नजर आती है जिस पर वह कुछ देर पहले बैठा था। उस जगह को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह यहां कैसे पहुंच गया। तभी पूनम को देखकर वह जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और झांक झांक कर उसे देखने लगता है। इसी बीच जब वह पूनम को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर बेंच पर बैठे एक नौजवान पर पड़ती है। वह लगभग रोहित की उम्र का था। कंधे पर बैग लटकाए हुए और हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, चेहरा चिंता से भरा था। वह लंबी लंबी सिगरेट के कश खींच रहा था। रोहित देखता है कि एक बार फिर पूनम मुस्कुराती हुई उसके पास जाती है और बगल में बैठ जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी रोहित की नजर दूर से आती बस पर पड़ती है। बस का हॉर्न वही था जो उसने पहले सुना था। उस हॉर्न की आवाज सुनकर रोहित कांप उठता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, जैसे कोई मौत का सिग्नल बज रहा हो। वह सहमा हुआ पेड़ के पीछे खड़ा रहता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि शायद वह नौजवान पूनम और उस बस का अगला शिकार है। रोहित ध्यान से उस लड़के को देखता रहता है। फिर बस उनके सामने आकर रुकती है और पूनम उसे चढ़ने का इशारा करती है। तभी रोहित अचानक चिल्लाते हुए बाहर आता है और कहता है, रुको रुको, इस बस में मत चढ़ना, रुक जाओ। रोहित की आवाज सुनकर वह लड़का उसकी ओर देखता है। वह लड़का बस में कदम रखने ही वाला था, लेकिन अचानक पीछे हट गया। उसे रोहित बेहद डरा हुआ दिखाई दिया। रोहित भी तेजी से उसके पास पहुंचा और बोला, यह लड़की लड़की नहीं है, यह भूत है, और यह बस भी असली बस नहीं है। ये पूरी की पूरी भूतियां हैं। अगर तुम इसमें चढ़े तो मारे जाओगे। पूनम गुस्से से रोहित को घूरती है, जबकि लड़का हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कह रहे हो? रोहित पूरा पसीने में भीगा हुआ था। कांपते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैं अभी अभी इसी बस से उतरा हूं। ये लोग मुझे मार ही देते। ये जलती हुई बस है। जब तुम इसमें बैठोगे तो ये सब तुम्हारे करीब आकर तुम्हें मार डालेंगे। मेरी बात मानो, इस बस से दूर रहो। तभी पूनम गुस्से से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो और क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? हमें देर हो रही है, हमें बस में चढ़ने दो। रोहित झल्लाकर पूनम को धक्का देता है और कहता है, कितनी मासूम बनने का नाटक कर रही है। अपने जाल में फंसाकर हमें खत्म करना चाहती है। इतना कहकर वह उस लड़के का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। उधर लड़का पूरी तरह उलझन में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ऐसा क्यों कह रहा है। वह भूत प्रेतों में विश्वास ही नहीं करता था, और करता भी कैसे। इंसानों के साथ ऐसी घटनाएं आम नहीं होती, लेकिन अगर कभी हो जाएं तो इंसान जीवन भर सतर्क हो जाता है, जैसे रोहित हो चुका था। रोहित उसे टिकट काउंटर से दूर खींच कर ले जाता है और उधर बस आगे बढ़ जाती है। पूनम वहीं खड़ी गुस्से से दोनों को देखती रह जाती है। लड़के का नाम शिवम था। वह रोहित के साथ भाग तो रहा था, लेकिन लगातार सवाल भी करता रहा कि आखिर उसे कहां ले जाया जा रहा है। जब रोहित थक कर रुकता है और देखता है कि आसपास माहौल सुरक्षित है, तब शिवम उससे पूछता है, अरे भाई, तुम कौन हो और इस तरह क्यों पागलों जैसा बर्ताव कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो? रोहित,
सांस संभाल कर कहता है, मेरा नाम रोहित है और मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं। अभी अभी मेरे साथ भयानक घटना हुई है। मैं सच कह रहा हूं। जिस बस में तुम चढ़ने वाले थे वह भूतिया बस है, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां से खींच लाया। मान लो या ना मानो, पर मैं तुम्हारी जान बचा चुका हूं, वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होता। इसके बाद रोहित शिवम को पूरी घटना सुनाता है। सुनकर शिवम हैरान तो होता है, मगर उसका मन रोहित की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर भी वह चुपचाप सुनता है। सोचता है कि रोहित की दिमागी हालत शायद खराब है, इसलिए उससे बहस करना सही नहीं। शिवम पूछता है, तो अब क्या करना है, कहां जाना है? रोहित कहता है, देखता हूं कि किस रास्ते से हाईवे पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले मैं हल्का होकर आता हूं। इतना कहकर वह पेड़ों के पीछे लघुशंका करने चला जाता है। तभी शिवम मौके का फायदा उठाता है और वहां से खिसक जाता है। वह कुछ ही कदम गया था कि अचानक वही बस उसके सामने आ खड़ी होती है, जिसका टिकट पूनम ने खरीदा था। शिवम बिना सोचे उसमें चढ़ने लगता है। तभी रोहित लौटकर उसे देख लेता है और तुरंत बस को पहचानकर घबरा जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, रुको! अरे भाई, मेरी बात मानो, इस बस से नीचे उतर जाओ, वरना पछताओगे। लेकिन शिवम उसकी बात अनसुनी कर तेज कदमों से बस में चढ़ जाता है। रोहित हार नहीं मानता, दौड़कर बस का पीछा करता है और आखिरकार उसमें चढ़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वह बस में पहुंचता है, देखता है कि शिवम उसी सीट पर बैठा है जहां कुछ देर पहले वह खुद बैठा था और उसके पास पूनम बैठी है। रोहित दौड़कर शिवम के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। उसका बर्ताव सचमुच पागलों जैसा था। बार बार जिद कर रहा था कि शिवम बस से नीचे उतरे। उसकी यह हरकत देखकर शिवम नाराज हो जाता है। वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। अगर एक बार और बस से उतरने को कहा तो पुलिस को बुलाऊंगा, जेल में डालूंगा, तब सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कब से देख रहा हूं, लगातार मेरा पीछा कर परेशान कर रहे हो। शिवम की यह तीखी आवाज सुनकर रोहित सहम जाता है। शिवम आगे कहता है, आखिरी बार कह रहा हूं, अभी इस बस से उतर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा करूंगा। रोहित चुपचाप खड़ा रह जाता है। तभी पूनम शिवम को शांत करते हुए कहती है, अरे शिवम, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो सकता है ये कोई पागल हो, इसे बैठा रहने दो, तुम शांति से बैठो। पूनम की बात मानकर शिवम चुप हो जाता है। रोहित स्तब्ध खड़ा दोनों को देखता रहता है। तभी शिवम को अचानक ख्याल आता है कि पूनम ने उसका नाम कैसे ले लिया, जबकि उसने अब तक अपना नाम बताया ही नहीं था। वह सोच ही रहा था कि तभी जलने की वही बदबू उठने लगती है जो कुछ देर पहले रोहित को आई थी। बदबू आते ही रोहित चौंक कर कहता है, तुम्हें जलने की गंध आ रही है ना? शिवम हैरानी से कहता है, हाँ, आ रही है। क्या तुम्हें भी आ रही है? रोहित कहता है, हाँ, लेकिन इस पूनम को नहीं आ रही होगी। शिवम हैरान होकर पूनम की तरफ देखता है। पूनम सहजता से कहती है, हाँ, कुछ अजीब सी बदबू तो आ रही है, लेकिन इसमें क्या खास, बस चल रही है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। रोहित बेचैनी से कहता है, भाई मेरी बात मानो, यह बस जलती हुई भूतिया बस है, इसलिए इतनी भयानक दुर्गंध फैल रही थी। पूरी बस के अंदर लोग जैसे जल रहे हों। धीरे धीरे वह बदबू और भी तेज होती गई, इतनी तेज कि अब सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह जलने की गंध सीधे बस से ही उठ रही हो। और जब शिवम ने उसे कम करने के लिए खिड़की खोलनी चाही, तभी पूनम ने उसका हाथ रोक लिया और बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? अगर खिड़की खोल दी तो और भी ज्यादा बदबू आएगी। यह सुनते ही रोहित बोला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बदबू इसीलिए उठ रही है क्योंकि बस जल रही है। खिड़की खोलोगे तो बाहर सिर्फ आग ही आग नजर आएगी। रोहित की बात सुनते ही पूनम का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह अचानक खड़ी होकर रोहित का गला पकड़ लेती है। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। यह देखकर रोहित घबरा गया, मगर बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा था। शिवम को जैसे ही एहसास हुआ कि पूनम हद से ज्यादा हिंसक हो चुकी है, उसने रोहित को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पूनम का चेहरा देखा, वह जोर से चीख पड़ा और उछलकर पीछे गिर गया।
पूनम का जला हुआ चेहरा और बहती खाल देखकर शिवम की आंखें फटी रह गईं। तभी बस की सीटों से जले हुए आदमी उठने लगे। अब शिवम को यकीन हो गया था कि रोहित अब तक सच ही कह रहा था। बेचारा सचमुच उसकी मदद करना चाहता था। शिवम को अपने की पर पछतावा होने लगा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह गुस्से से अपने बाल नोचते हुए सोच रहा था कि काश उसने रोहित की बात मान ली होती, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। उसने रोहित की ओर देखा जो मौत के करीब पहुंच चुका था। शिवम ने हिम्मत जुटाकर पूनम से भिड़ाई की और किसी तरह रोहित को छुड़ा लिया। हांफते हुए शिवम बोला, अब हम क्या करें? इस बस से कैसे निकलें? रोहित ने कहा, बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। क्या तुम देख नहीं रहे? दरवाजे पर लोग खड़े हैं, एक दूसरे पर चढ़े हुए। वे हमें बाहर नहीं जाने देंगे। शिवम ने पूछा, तो पिछली बार तुम कैसे निकले थे? रोहित ने कहा, मैं खिड़की से बाहर निकला था, मगर इस बार वहां भी जले हुए लोग खड़े हैं। अगर हम उस सीट पर गए तो शायद वे हमें भी अपने साथ जला देंगे। अब तक वे जले हुए आदमी जोर जोर से दर्द में तड़पकर चीख रहे थे। इसीलिए रोहित और शिवम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी अचानक बस कंडक्टर रोहित के पास आया और टिकट दिखाने को कहा। उसका खतरनाक चेहरा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उनके पैर कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब कैसे निकलें। तभी शिवम ने हिम्मत जुटाई और उस सीट की ओर बढ़ा जहां से रोहित भागने की बात कह रहा था, लेकिन वहां पहले से 2 जलते आदमी खड़े थे। शिवम ने बस की एक सीट निकालकर उन पर हमला किया। दोनों पीछे हटे तो उसने रोहित को आवाज दी, मेरे पीछे आओ। उधर रोहित को बस कंडक्टर ने पकड़ रखा था। उसके हाथों पर फिर से जख्म हो गए थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। शिवम बाहर निकल चुका था, लेकिन जैसे ही रोहित बाहर आने वाला था, पूनम ने उसका पैर पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। शिवम सड़क किनारे पड़ा रोहित का नाम पुकारता रहा और उस बस को आंखों से ओझल होते देखता रहा। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने रोहित की बात नहीं मानी। उसे पछतावा था कि रोहित उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल बैठा। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जिस रास्ते पर शिवम खड़ा था वह उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उसे न दिशा का पता था, न ही समय का। उसने कुछ कदम इधर उधर चलकर देखने की कोशिश की, लेकिन सही रास्ता चुन नहीं पाया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। तभी उसने जेब में हाथ डाला ताकि फोन निकाल सके, मगर फोन वहां नहीं था। शायद बस में ही गिर गया था। यह देखकर वह और ज्यादा परेशान हो गया। हालांकि जेब में उसे सिगरेट और लाइटर जरूर मिले। उसने तनाव मिटाने के लिए सिगरेट जलाई, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर उसने सब कुछ भगवान पर छोड़कर सीधे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। हर तरफ घना अंधेरा था। वह अंदाजे से चल रहा था। तभी उसके कानों में जोर जोर का शोर गूंजा। ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ है और लोग हल्ला मचा रहे हैं। शिवम ध्यान से सुनने लगा कि आवाज किस ओर से आ रही है। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वही दिशा थी जिधर वह जा रहा था। यह जानकर उसे थोड़ी राहत मिली। सोचा, शायद अब इंसानों के बीच पहुंच जाएगा। इसीलिए उसने कदम और तेज कर दिए और कुछ ही देर बाद वह उस जगह पहुंचा जहां 8 से 10 लोग हाथों में डंडे और तलवारें लिए किसी को ढूंढते हुए शोर मचा रहे थे। शिवम उनका पीछा करता हुआ एक ऐसे बस स्टैंड पर पहुंचा जहां लोगों की भीड़ जमा थी। रास्ते में हल्ला मचाने वाले लोग बस स्टैंड तक नहीं आ पाए थे, क्योंकि वे सब बिखर कर अलग अलग जगह किसी को खोज रहे थे। ये बस स्टैंड काफी हद तक उसी बस स्टैंड जैसा दिख रहा था जहां से पूनम ने टिकट खरीदी थी। फर्क बस इतना था कि उस वक्त वहां पूनम और शिवम के अलावा कोई नहीं था, जबकि अब यहां अच्छी खासी भीड़ थी। शिवम ने जब इतने सारे लोगों को देखा तो उसके भीतर उम्मीद की एक किरण जागी। उसने राहत की सांस ली और अपने साथ हुई घटना का जिक्र वहां खड़े एक आदमी से किया। वह आदमी मूंगफली बेच रहा था। शिवम हड़बड़ाकर उसके पास पहुंचा और बोला, सुनो। मूंगफली वाला जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहकों को बुला रहा था, लेकिन जैसे ही शिवम ने उसे पुकारा, उसने रहस्यमयी नजरों से शिवम को देखा। शिवम घबराकर बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए।
मूंगफली वाला उसकी आंखों में झांकता हुआ ठंडे स्वर में बोला, कैसी मदद? उसके पूछते ही शिवम ने पूरी कहानी सुना डाली, लेकिन मूंगफली वाला बिल्कुल निर्विकार खड़ा रहा। उसकी शक्ल देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने इतनी भयावह बात सुनी है। उसमें मानो कोई भी भावनाएं ही नहीं थीं। शिवम ने जब सब कुछ सुना दिया तो वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपना टोकरा उठाकर चुपचाप वहां से चलता बना। यह देखकर शिवम को बहुत अजीब लगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई। टिकट काउंटर पर 8-10 लोगों की लाइन लगी थी। कुछ लोग बेंच पर सामान रखे बैठे थे, लेकिन उसे अजीब यह लगा कि पूरे बस स्टैंड पर एक भी बस खड़ी नहीं थी। शिवम हालात को समझ ही रहा था कि तभी उसने देखा वही लोग जो रास्ते में हाथों में डंडे और तलवारें लिए घूम रहे थे, अब यहां आ पहुंचे हैं। आते ही उन्होंने टिकट काउंटर पर खड़े लोगों को धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। वे बार बार एक ही सवाल पूछ रहे थे, बताओ कहां है वो लड़की? किसने देखा उसे? शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस लड़की का नाम ले रहे हैं, मगर गुंडों को देखकर वहां खड़े लोग सहम गए। वे भागने लगे, पर गुंडों ने उन्हें डंडों से पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में भीड़ छंट गई। वहां कुछ लोग घायल पड़े कराह रहे थे, जिन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। इसी बीच शिवम डर के मारे एक बेंच के नीचे छिप गया और सारी घटना छिपकर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक गुंडे की आवाज गूंजी, कहां है पूनम? ढूंढो उसे, वह यहीं कहीं बस स्टैंड में छिपी होगी। अगर नहीं मिली तो इस पूरे बस स्टैंड को आग लगा दो। कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही शिवम की रूह कांप उठी। वह गहरे सदमे में चला गया। बाहर निकलता तो गुंडे मार डालते, और यहीं छिपा रहता तो आग में जलने का खतरा था। वह मन ही मन भगवान को याद करता हुआ उनकी रवानगी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर एक दिल दहला देने वाले दृश्य पर पड़ी। उसने देखा एक सांवले लेकिन मजबूत शरीर वाले युवक को गुंडे जमीन पर पटक कर पीट रहे थे। वह लड़का जैसे ही उठने की कोशिश करता, कोई और गुंडा उसे फिर धक्का देकर गिरा देता। कोई डंडे से मार रहा था तो कोई पैरों तले कुचल रहा था। लगता था जैसे वे उसके जानी दुश्मन हों। तभी अचानक शिवम के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वह पूनम की थी। पूनम दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, नहीं, रुको, उसे छोड़ दो, आयुष को मत मारो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। खबर मैंने छापी थी, उसे जाने दो। यह सुनते ही शिवम दंग रह गया। उसने पूनम का चेहरा देखा और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका, लेकिन जल्द ही समझ गया कि जो कुछ भी उसके सामने हो रहा है वह असलियत नहीं बल्कि अतीत का कोई दृश्य है, एक छलावा है। क्योंकि वह अच्छी तरह जान चुका था कि पूनम मर चुकी है और उसका शरीर जल चुका है। यह बस स्टैंड भी वहीं था जहां से पूनम ने टिकट खरीदी थी, लेकिन अब आबाद नजर आ रहा था। इतनी जल्दी ऐसा संभव ही नहीं था, इसलिए शिवम को यकीन हो गया कि यह अतीत की परछाई है। तभी गुंडों ने युवक आयुष को छोड़ दिया और सीधा पूनम पर टूट पड़े। दो गुंडों ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया, जिस पर पूनम जोर से चीख उठती है। लेकिन जैसे ही उसकी चीख निकलती है, तभी तीसरा गुंडा आगे बढ़कर पूनम के मुंह पर थप्पड़ बरसाने लगता है। वह गरज कर कहता है, तेरी यह मजाल कि तू हमारे नेता के खिलाफ खबर छापेगी। तुझे जरा अंदाजा नहीं है कि तूने किससे टक्कर ली है। उनकी खबर छापकर तूने खुद अपने लिए मौत को बुलावा दिया है। तेरा अंजाम ऐसा करेंगे जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तेरी मौत नेताजी के दुश्मनों के लिए मिसाल बनेगी। तभी पूनम हल्की हंसी के साथ जवाब देती है, यह तुम नहीं बल्कि तुम्हारे नेताजी का डर बोल रहा है। इसलिए तुम लोग मेरी मौत को सबक बनाना चाहते हो, लेकिन याद रखना मैंने वह चिंगारी जलाई है जो अब आग बनेगी, और उसी आग से लोगों के मन से तुम्हारे नेता का डर मिट जाएगा। यह सुनकर गुंडा गरजता है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और इतना कहकर वह पूनम के पेट में अपनी बड़ी तलवार से कई वार करता है। शिवम की आंखें स्तब्ध रह जाती हैं जब वह पूनम की हत्या को अपनी आंखों से देखता है। आसपास मौजूद घायल लोग भी पूनम की हत्या का दृश्य देख रहे थे। वहीं बस काउंटर पर बैठा टिकट काटने वाला भी पूनम की मौत से सिहर उठा था। लेकिन जैसे ही गुंडों की नजर वहां पड़े लोगों पर पड़ती है, वह अपने साथियों को हुक्म देता है, जला दो इस बस स्टैंड को।
कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुंडा तो निकल जाता है, लेकिन उसके साथ ही हर तरफ मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। इस बीच नौजवान आयुष किसी तरह खड़ा होकर पूनम तक पहुंचने लगता है। पूनम दर्द में तड़प रही थी और धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। तभी वहां एक बस आ जाती है जो मुंबई जाती थी और रात के 8 बजे के बाद भी चलती थी। आयुष की नजर बस पर पड़ते ही वह बस कंडक्टर से मदद की गुहार करता है। बस कंडक्टर और ड्राइवर हालात देखकर घबरा जाते हैं। दोनों देखते हैं कि गुंडे हर तरफ मिट्टी का तेल डाल रहे हैं। बस कंडक्टर कहता है, हमें पुलिस बुलानी चाहिए, लेकिन आयुष कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है। जब तक पुलिस आएगी ये लोग सब कुछ जला देंगे। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। मेरी दोस्त मरने की कगार पर है। आप हमें अपनी बस में चढ़ा लो और अस्पताल तक ले चलो। वैसे भी पुलिस इन गुंडों से मिली हुई है, उनसे उम्मीद बेकार है। आयुष की बात सुनकर कंडक्टर मदद को तैयार हो जाता है। वह आयुष के साथ मिलकर पूनम और कुछ घायलों को बस में चढ़ा लेता है, लेकिन तभी गुंडे इलाके में आग लगा देते हैं। फिर भी कंडक्टर, ड्राइवर और आयुष जितने लोगों को बचा सकते थे बचा लेते हैं। जब ड्राइवर को लगता है कि अब और लोगों को चढ़ाना संभव नहीं है और आग तेजी से फैल रही है, तो वह बस स्टार्ट करता है। लेकिन तभी कुछ गुंडों की नजर आयुष पर पड़ती है। वे चिल्लाकर अपने साथियों को बुलाते हैं, अरे ये देखो, आयुष लोगों को बचाकर भाग रहा है। अगर एक भी जिंदा निकल गया तो हम फंस जाएंगे। एक भी सबूत मत छोड़ो, इस बस को भी जलाओ। इतना सुनते ही गुंडे बस को घेर लेते हैं। बेचारा ड्राइवर बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी गुंडे बस पर केरोसिन डाल देते हैं। आयुष घबराकर कहता है, भैया जल्दी करो, बस चला लो, ये लोग आग लगाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है गुंडे आग लगा देते हैं। जब तक बस रफ्तार पकड़ती है तब तक लपटें उसे घेर लेती हैं। रात का अंधेरा था और जलती हुई बस शिवम की आंखों से दूर जाती चली गई। फिर सब कुछ धुएं और आग में धुंधला पड़ने लगा। शिवम, जो अभी तक बेंच के नीचे छिपा था, जब बाहर झांकता है तो हैरान रह जाता है और जल्दी से बाहर निकल आता है। आसपास अजीब सा सन्नाटा था। खामोशी गहरी थी। दिखने को कोई नहीं था, लेकिन हर पल जैसे कोई आहट आ रही थी। शिवम को लगातार आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन जब वह गौर से देखने की कोशिश करता तो वहां कोई नजर नहीं आता। शिवम एक ऐसे चक्र में फंस चुका था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कब तक इस चक्र में रहेगा और कैसे बाहर निकलेगा। थककर शिवम बेंच पर बैठ जाता है। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया और बस सोच रहा था कि यह समय कैसे कटेगा। तभी अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। शिवम घबरा कर देखता है तो सामने रोहित होता है। अगले ही पल शिवम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, रोहित तुम ठीक हो? मैं डर ही गया था, तुम बस से कैसे उतरे? रोहित उसकी बात का जवाब नहीं देता। अचानक रोहित का शरीर धीरे धीरे झुलसने लगता है, जैसे कोई कागज बिना आग की लौ के जल रहा हो। यह देखते ही शिवम कांप उठता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन रोहित करीब आकर कहता है, यहां से भाग जाओ, चले जाओ, वो बस फिर आने वाली है। शिवम का चेहरा डर से विकृत हो जाता है और वह तुरंत उल्टे पांव भागने लगता है, लेकिन लौटकर वही बस स्टैंड पर आ जाता है। वह बेहद परेशान हो चुका था। तभी अचानक टिकट काउंटर पर पूनम दिखाई देती है। उसे देखकर शिवम सहम जाता है। वह दूर खड़ा पूनम को घूरता है और इस बार पूनम भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। वह शिवम को दूर से ही टिकट दिखाकर इशारे में अपने पास बुलाती है, लेकिन शिवम वहां नहीं पहुंचता। उसे इतना समझ आ चुका था कि उसका भागना बेकार है। चाहे जितना भाग ले, आखिरकार वापस इसी बस स्टैंड पर लौट आएगा। वह दूर खड़ा पूनम को देखता रहा। पूनम बिना कुछ बोले जाकर बेंच पर बैठ जाती है, मानो बस का इंतजार कर रही हो। अचानक माहौल में एक आवाज गूंजती है, शिवम देर हो रही है, बस छूट जाएगी, यहां आ जाओ। यह आवाज पूनम की ही थी, मगर शिवम उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह जल्दी से एक दीवार के पीछे छिप जाता है ताकि पूनम उसे देख न सके। लेकिन शिवम बहुत मासूम था। उसे यह नहीं पता था कि पूनम अब आत्मा है, एक भूत है, उससे छिपना नामुमकिन है। शिवम सांस रोककर खड़ा ही था कि तभी
उसके कानों में बेहद पास से पूनम की आवाज गूंजी। कब तक छुपोगे? तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। शिवम ने दाहिनी ओर देखा तो डर के मारे चीख पड़ा। पूनम फिर से भयानक शक्ल बनाकर उसके सामने खड़ी थी। शिवम वहां से भाग निकला, लेकिन जैसे ही बाहर की ओर भागा, जलते हुए कई लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे। चारों तरफ से वह गिर चुका था। सभी उसे खींचने लगे। तभी बस का हॉर्न बजता है और एकदम से वहां एक बस आ खड़ी होती है। बस बिल्कुल सही सलामत दिख रही थी। शिवम को कोई और रास्ता नहीं सूझता। घबराकर वह उसी बस में चढ़ जाता है। अंदर जाकर देखता है कि ढेर सारे यात्री बैठे हैं और सब सामान्य नजर आते हैं। यह देखकर शिवम को थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि शायद यह बस असली है और इसमें बैठना सुरक्षित होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शिवम ने शांति से एक सीट ली और टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। तभी उसे अचानक चीख पुकार सुनाई देने लगी और वह चौंक कर आंखें खोलता है। सामने बहुत सारे जले हुए लोग खड़े थे जो उसे घेर चुके थे। शिवम जोर से चिल्लाया और हिम्मत करके सबको धक्का देकर खड़ा हो गया। इस संघर्ष में उसका हाथ भी झुलस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने पूरी कोशिश की बस का दरवाजा खोले, मगर दरवाजा नहीं खुला। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास वाली सीट पर गई। वहां वही टिकट रखी थी जो पूनम ने खरीदी थी। उस सीट पर आग लगी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि टिकट पर कोई असर नहीं हुआ था। यह देखकर शिवम हैरान रह गया। उसने टिकट को उठाया और आग में डालने की कोशिश की, मगर टिकट नहीं जली। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर यह टिकट जला दी जाए तो शायद सब कुछ खत्म हो जाए। वह जेब से लाइटर निकालता है और दोनों टिकटों को आग लगा देता है। जैसे ही टिकट जलने लगती हैं, वैसे ही बस की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। बस में फैली आग भी धीरे धीरे कम होने लगती है। शिवम ने देखा कि बस अब लगभग रुक रही है। वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। उसकी किस्मत ने साथ दिया था। शिवम चलती हुई बस से कूद गया, लेकिन जैसे ही नीचे गिरा, उसकी नजर रोहित की जली हुई लाश पर पड़ी। रोहित को देख वह लंबे समय तक रोता रहा। सुबह की रोशनी फैलने लगी तो शिवम ने खुद को संभाला और लोगों से मदद लेने निकल पड़ा। थोड़ी देर में वह मुख्य सड़क तक पहुंच गया। वहां कुछ लोग दिखाई दिए तो शिवम ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। ज्यादातर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, मगर उनमें से एक शख्स, बैजनाथ, ने उसकी कहानी पर भरोसा किया। उसने बताया कि हाँ, इस वीरान सड़क पर हर रात एक जलती हुई बस दौड़ती है। करीब 30 साल पहले पूनम नाम की एक लड़की, जो समाज सेविका थी, यहाँ के भ्रष्ट नेता मिलिंद के खिलाफ अपने साथियों के साथ लड़ाई लड़ रही थी। पूनम की वजह से मिलिंद का राजनीतिक करियर खतरे में आ गया था और लोग उसका बहिष्कार करने लगे थे। इसी का बदला लेने के लिए उसने गुंडों से पूनम और उसके साथियों को मरवा दिया। उस रात वहां मौजूद निर्दोष लोग भी मारे गए। पूरी बस और स्टैंड राख में बदल गया। हालांकि बाद में मिलिंद को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। नई सरकार ने बस स्टैंड दोबारा बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मजदूर यहां काम करने लगे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्हें जले हुए लोग दिखाई देने लगे। शाम ढलते ही रोने चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ मजदूरों ने तो जलती हुई बस भी देखी। बैजनाथ ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो उस बस से बच निकले। हकीकत में शिवम सचमुच खुशकिस्मत था, मगर बेचारा रोहित बदकिस्मत साबित हुआ। वह सिर्फ दोस्त की मदद करने आया था और अपनी जान गंवा बैठा। शिवम को रोहित की मौत का गहरा अफसोस रहा। काश उसने पहले ही उसकी बात मान ली होती तो शायद दोनों आज जिंदा होते। और दोस्तों, सोचिए शिवम ही क्यों, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं वही सोच छिपी है। हम मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती, तो इन पर यकीन क्यों करें? अगर उस समय शिवम रोहित की बात मान लेता तो हालात बदल सकते थे। हाँ, शुरू में रोहित भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने खुद भूतिया बस में यह सब देखा तो उसकी हालत कांप उठी। जिस डर को वह जिंदगी भर नकारता रहा, वही डर उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर आ गया। और यही बात उसने शिवम को समझाने की कोशिश की थी, मगर शिवम के अनसुना करने की वजह से रोहित इस दुनिया में नहीं रहा। शिवम को हमेशा इसका मलाल रहेगा।
और यह पूरी कहानी खुद शिवम ने मुझे सुनाई थी। इसलिए अगर कभी आप भी किसी ऐसी स्थिति में फंसें और कोई सही सलाह दे रहा हो तो अनसुना करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचिए, हो सकता है वही आपकी ज़िंदगी बचा ले। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।